Good morning students. Today's our chapter is money and credit. Today we will discuss many things in this chapter. First we talk about barter system. Second we talk about money as a medium of exchange. पहले के टाइम पे क्या होता था, एंशिएंट टाइम पे जो हमारी सोसाइटी थी वो डिवाइड थी फार्मर्स, वीवर्स, इन सब के बीच में. तो पहले जो ट्रांजेक्शन का सिस्टम हुआ करता था, ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन? बाय एंड सेल एंड तो वो किसके थ्रू हुआ करता था? बार्टर सिस्टम के थ्रू हुआ. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन exchange the goods and services. या exchanging goods and services is called barter system. It's a very simple definition of barter system. Exchanging of goods and services is called barter system. But there are many limitations in बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में बहुत सारी लिमिटेशंस हुआ करती थी, यानी कि डिफिकल्टीज हुआ करती थी. जो फर्स्ट डिफिकल्टी थी इसमें वो थी हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. इट्स अ 1 मार्क्स क्वेश्चन. रिमेंबर इट. व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का. डिफाइन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है. व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ सिचुएशन in which both buyer and seller agree to buy and sell their product. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वो सिचुएशन है जहाँ पे दोनों, जो खरीदार है और जो बेचने वाला है, उन्हें एग्री होना चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं. बोथ बायर एंड सेलर एग्री टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट. बट इसमें भी एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ शू मेकर इन अ मार्केट एंड ही वांट्स वीट एक्सचेंजिंग शू. तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे एक ऐसा जो सेलर है या बायर है वो ढूंढना पड़ेगा जो ना कि जिसे सिर्फ शू की जरूरत हो, बल्कि शू के बदले वो उसे वीट प्रोवाइड करा दे. यानी कि उसको एक फार्मर ऐसा ढूंढना पड़ेगा. ही लुक अ फार्मर लाइक दैट who does not only want shoe but in exchange of shoe he provided wheat to him, जो उसको wheat प्रोवाइड करा सके. ठीक है. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ये था कि जो बायर और सेलर है उसे क्या ढूंढना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए मैं एक वीट सेलर हूँ, ठीक है, मैं वीट को सेल करना चाहती हूँ और एक्सचेंज में प्राइस लेना चाहती हूँ. तो मुझे एक बायर और सेलर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो जिसे सिर्फ वीट की जरूरत ना हो, बल्कि बदले में वो मुझे राइस भी प्रोवाइड करा दिए. ठीक है. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ अ वांट इज अ सिचुएशन इन विच बोथ बायर एंड सेलर एग्री टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट. सेकंड था, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स. बार्टर सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड नीड अ लॉट ऑफ टाइम. क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हाउ कैन यू से? भाई जरूरी नहीं है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो, जैसे मैंने आपको शू मेकर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, शू मेकर को क्या करना है? अपना शू तो सेल करना ही है, उसके एक्सचेंज में उसको क्या लेना है? वीट लेना है. तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसा बायर और सेलर ढूंढना पड़ेगा जो उसके बदले, जो उसके शू के बदले में उसको वीट दे दे और उससे वो शू ले ले. तो जरूरी तो नहीं है कि इजीली ये अवेलेबल हो जाए मार्केट में. जरूरी तो नहीं है कि जो बायर और सेलर है वो इजीली अवेलेबल हो जाए जो शू के बदले वीट ले ले. ठीक है. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, नीड अ लॉट ऑफ टाइम. तो इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होना पड़ता है क्योंकि हमें बायर और सेलर को सर्च करना पड़ता है. फिर जो थर्ड पॉइंट आता है, बोथ बायर एंड सेलर हैड टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट. जो इसमें बोथ बायर और सेलर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करनी पड़ती है? एक्सप्रेस करनी पड़ती है अपने वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू. देखिए, शू मेकर का एग्जांपल लेके चलते हैं. शू की अलग वैल्यू होगी, वीट की अलग वैल्यू होगी. तो हाउ कैन दे शो देयर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट? अपने जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो उसको कैसे शो करेंगे? तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. So these are the limitation of barter system. Double coincidence of want when both buyer and seller to agree their product buy and sell. Second, complex system need a lot of time. They need a barter system need a lot of time. Third, both buyer and seller had to express the value of their product. उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. देखिए, ये सारी जितनी भी ये बार्टर सिस्टम है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आया? मनी आया. ये जितनी भी लिमिटेशंस थी
डबल कोइंसिडेंस, जितनी भी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, चाहे वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो, चाहे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, या नीड अ लॉट ऑफ टाइम हो, या बोथ बायर एंड सेलर हैड टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को किसने सॉर्ट आउट किया? यहाँ पे मनी ने सॉर्ट आउट किया। कैसे किया? देखिए यहाँ पे मनी के इंट्रोडक्शन होने के बाद मनी क्या बना? मनी इट्स इंटरमीडिएटरी रोल फॉर goods and services in an exchange of transaction. We can buy anything with the help of money and we can sell with the help of money. First जो इसने जिस चीज को दूर किया, जिस लिमिटेशन को दूर किया, वो क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स यहाँ पे क्या था कि बोथ बायर एंड सेलर एग्री टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट। लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर किसने किया? मनी ने दूर किया। कैसे दूर किया? कि we can buy anything with the help of money and we can sell with the anything with the help of money. हम जो खरीदना चाहते हैं हम मनी की मदद से उसको खरीद सकते हैं, और हम जो कुछ भी बेचना चाहते हैं वो हम मनी की मदद से उसको बेच सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्या था? बार्टर सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, नीड अ लॉट ऑफ टाइम था। तो एक्सचेंज हैज बिकम कन्वीनियंट एंड सिंपल। अब क्या बन गया? विद द हेल्प ऑफ मनी एक्सचेंज बिकम कन्वीनियंट एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। कैसे? लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। पहले क्या था? अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या था? कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। इसने क्या किया? मनी ने आके क्या किया? इस सिस्टम को बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया। किस सिस्टम को? ट्रांजेक्शन सिस्टम को। कैसे? अभी मैंने आपको बताया, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन बाय विद द हेल्प ऑफ मनी, वट एवर वी वॉन्ट सेल एनीथिंग वी कैन सेल विद द हेल्प ऑफ मनी, और इट्स सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अब हम घर बैठे, जैसे आप सबको पता है, अब इंडिया जैसी कंट्री क्या बन चुकी है? डिजिटल कंट्री बन चुकी है, यानी डिजिटल मनी भी हो चुका है। अब हम जो भी खरीदना चाहते हैं हम खरीद सकते हैं, ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं। मान लीजिए किसी के अकाउंट में हमें कोई भी मनी ट्रांसफर करना है तो हम क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मनी, हम विद द हेल्प ऑफ फोन हम क्या कर सकते हैं? मनी को ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं मनी को। तो ये जो एक सिस्टम है, या तो ये जो एक मनी है, इसने क्या किया? सेव किया लोगों के टाइम को। अब उन्हें चीज़ों को ढूंढने के लिए दूर दूर जगह नहीं जाना पड़ता है। जैसे शू मेकर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि शू मेकर को अपना शू सेल करना है और उसके बदले उसको वीट लेना है, तो विद द हेल्प ऑफ मनी वो अपना शू सेल कर सकता है और उससे जो अर्निंग की उससे वो वीट ले सकता है। उसे इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो वी कैन से दैट मनी सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड the system of transaction becomes convenient with the help of money. इसके बाद the medium of exchange implies that money is generally acceptable by the people. भैया गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है तो generally acceptable by the people. No one can legally refuse to money in the form of payment. अगर हम मनी की बात करते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल मनी से ट्रांजेक्शन करने के लिए मना नहीं कर सकता। Whatever they want to buy and sell they can with the help of money. जो भी वो खरीदना चाहते हैं, जो भी वो बेचना चाहते हैं, वो किसकी मदद से खरीद सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको शू मेकर का एग्जाम्पल दिया। मनी क्या प्रोवाइड कराता है? देखिए मनी के आने से मार्केट बढ़ा, ठीक है, और मार्केट के आने से कंपटीशन बना। तो मनी, मार्केट और कंपटीशन, ये तीनों चीज एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मनी के आने से हमें इकोनॉमिक फ्रीडम मिला या नहीं मिला? हम मल्टी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी की से हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मनी जो है क्या करती है? हमें अपना इकोनॉमिक फ्रीडम देती है। ये हमें वो फ्रीडम देती है कि हम विद द हेल्प ऑफ मनी कुछ भी स्टार्टअप अपना कर सकते हैं, चाहे वो हम बिजनेस सेक्टर में करें, चाहे वो हम एजुकेशन सेक्टर में करें, किसी भी सेक्टर में वहाँ पे हमारी मदद कौन करता है? मनी करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनी, मार्केट और कंपटीशन एक दूसरे से रिलेट करता है। कैसे? मनी की मदद से हमने क्या किया? मार्केट सेटअप किया, और जब हमने मार्केट सेटअप किया तो मार्केट के अंदर क्या हुआ? एक कंपटीशन। भाई अगर मेरी अर्निंग ज्यादा है, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, मेरी अर्निंग उसमें ज्यादा है, तो क्या होगा? मार्केट में कंपटीशन आएगा कि भाई इसने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं एक मल्टी ट्रेड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है, यानी कि मनी की वजह से मैं अलग अलग तरीके का, अगर मेरे पास मनी है तो मैं अलग अलग तरीके, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर सकती हूँ, मैं बिजनेस का भी काम कर सकती हूँ। तो मनी क्या है? मार्केट और कंपटीशन में भी हेल्प करता है, और क्या करता है? हमें इकोनॉमिक फ्रीडम भी प्रोवाइड कराता है। फिर हम बात करते हैं
मनी हैज ऑल्सो प्रमोटेड स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करता है मनी? देखिए, हम एक गवर्नमेंट ऑफिस की बात करते हैं जहाँ पे 4th क्लास भी वर्क करता है, जहाँ पे क्लरिकल स्टाफ भी वर्क करता है और जहाँ पे ऑफिसर क्लास भी वर्क करता है। लेकिन क्या है, सबकी जो सैलरी है उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो वी कैन से दैट मनी हैज आल्सो प्रमोटेड स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर। क्या किस में मदद कर रहा है ये हमारी? डिवीजन ऑफ लेबर में, कि विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन से दैट लेबर इज डिवाइडेड। हाउ कैन वी से दैट? 4th क्लास की सैलरी अलग है, क्लरिकल स्टाफ की सैलरी अलग है और ऑफिसर रैंक की सैलरी अलग है, अलग अलग है। तो ये किस बेसिस पे है? उनके काम करने की बेसिस पे है कि कैसा उनका वर्क है। अब हम कैसे इसको करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज को फिक्स किया हुआ कि क्लरिकल होगा तो उसकी अर्निंग इतनी है, 4th क्लास होगा तो उसकी अर्निंग इतनी है, ऑफिसर क्लास है जो उसकी सैलरी है, जो उसका जो वो अर्न कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसी की वजह से क्या हुआ है? डिवीजन ऑफ लेबर। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड services. Limitation of barter system. Double coincidence of bonds is a situation in which both buyer and seller agree to buy and sell their products. Complex system need a lot of time. It's a complex system and need a lot of time. Third limitation is both buyer and seller had to express their value of their product. इसके बाद मैंने आपको बताया मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जितनी भी ये लिमिटेशंस थी किसकी वजह से सॉर्ट आउट हुई? हमारी मनी की वजह से सॉर्ट आउट हुई। वी कैन बाय एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी, वी कैन सेल एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। इसके बाद हम बात करते हैं मीजर ऑफ वैल्यू। देखिए, अगर हम मार्केट में जाते हैं, सपोज कीजिए हमें वेजिटेबल बाय करनी है, ठीक है, हम पोटैटो की बात करते हैं, ठीक, हमने पोटैटो को रेट पूछा, तो जो सेलर है उसने हमें क्या बताया कि 10 रुपी केजी, 10 रुपी केजी, दैट मीन्स 10 रुपए में हमें कितना मिल रहा है? 1 केजी। तो ये जो 10 रुपीज है ये इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, फिक्स कर दी गई है कि जो 1 केजी पोटैटो है उसका रेट कितना है? 10 रुपीज है, ठीक है। तो इट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट। क्या है ये? मॉनेटरी वैल्यू है, जिसमें हम इस चीज को काउंट करते हैं। और ये जो मॉनेटरी वैल्यू है, इसी ने जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है, या ये जो हमारा थर्ड पॉइंट था, बोथ बायर एंड सेलर हैड टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, इसको भी सॉर्ट आउट किया। किसने? मीजर ऑफ वैल्यू ने, यानी कि जो हमारे मॉनेटरी यूनिट है इसने, जो हमारी मॉनेटरी यूनिट है इसने हमारी इस प्रॉब्लम को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। अब हमें क्या है? एग्री होने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी यूनिट यानी कि विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन बाय एनीथिंग। मॉनेटरी यूनिट यानी कि 10 रुपीज जो है इसकी मॉनेटरी यूनिट है, किसकी? 1 केजी पोटैटो की। इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं वैल्यू ऑफ देयर आर प्रोडक्ट। क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ आर प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट पोटैटो है जिसकी कीमत 1 केजी 10 रुपीज में, तो 10 रुपीज क्या है? हमारी मॉनेटरी यूनिट है। क्या है ये? हमारी मॉनेटरी यूनिट। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज आल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मनी? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो पहला क्या है हमारा? पहला है पेपर नोट्स, दूसरा है कॉइन, तीसरा क्या है? डिमांड डिपॉजिट। क्या है? पेपर नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट। देखिए क्या है, पेपर नोट्स में पेपर नोट्स चलते हैं, पता ही है आपको। कॉइन में कॉइन चलता है और डिमांड डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट। इसमें एक चीज है, एक क्वेश्चन है आपका कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करते हैं, ठीक है, कि मनी को लीगलाइज ऑथराइज किसने किया, ठीक है, क्यों मनी को इतनी वैल्यू दी गई, या मनी की खुद वैल्यू ना होते हुए भी वो इतना वैल्यूबल कैसे हुआ। तो इसके लिए फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, या जो हमारा ऑल ट्रांजेक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी होता है, वाई। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा? इट इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। किसके अंडर ऑथराइज्ड होता है? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या है? ऑन द बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। इन द बिहाफ ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द करेंसी नोट इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक इशू द करेंसी एंड नोट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या इशू करता है, नोट्स एंड करेंसी। इन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक इशू द करेंसी एंड नोट। समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था, इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यानी किसके अंडर ऑथराइज्ड होता है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सेकंड पॉइंट क्या था, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इसको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। इट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व हु इशू द करेंसी एंड नोट्स। कई बार आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हु इशू द करेंसी एंड नोट्स, तो क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द करेंसी एंड नोट्स। थर्ड जो पॉइंट है, नो वन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट इन द रुपीज। कोई भी बंदा लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता है, किसको, करेंसी को, किसको, करेंसी को एंड नोट्स को। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या बनाता है, मनी बिकम कन्वीनियंट एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। जो मनी है वो ट्रांजेक्शन की, जो एक ट्रांजेक्शन का रोल है उसको कन्वीनियंट बनाता है, ठीक है, और क्या करता है, लॉट ऑफ टाइम को सेव करता है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं डिमांड डिपॉजिट पे। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट जो है ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, देखिए जो हमारी रेगुलर की जो इनकम होती है, ठीक है, डे टू डे का जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है, जरूरी नहीं है कि हम अपने घर पे बहुत बड़ा अमाउंट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो मंथली जो हमारे एक्सपेंशन होते हैं उनको बचाने के बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको कहाँ हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कहाँ डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक में डिपॉजिट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें पहले बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है, क्या ओपन करवाना पड़ता है, हमें अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। तो डे टू डे की सेविंग्स को छोड़ के, डे टू डे के एक्सपेंसेस को छोड़ के जो भी हमारी सेविंग्स होती है वो हम कहाँ डिपॉजिट करते हैं, उसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और जब भी हमें जरूरत होती है ट्रांजेक्शन की तो हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन विड्रॉ आवर मनी एज पर आवर डिमांड, इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जो भी हमारा डिपॉजिट है, देखिए नेम से ही पता चल रहा है, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो भी हमारा डिपॉजिट है जब अपने डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि जब उसको हम निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिमांड डिपॉजिट। जब भी आप बैंक में जाते हैं तो आपको एक रेड कलर का वो दिया जाएगा जिसे आपको फिल करना होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, चेक सिस्टम भी होता है हमारे पास, लेकिन और चेक सिस्टम भी होता है जिसकी वजह से हम अपने डिपॉजिट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि जो डे टू डे के एक्सपेंशंस होते हैं हमारे, उनको छोड़ के जो भी हमारी सेविंग्स होती हैं उसको हम कहाँ डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और कैसे डिपॉजिट करते हैं, जब हम बैंक में अपना अकाउंट को ओपन कर लेते हैं और जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है, जब भी हमें मनी की जरूरत होती है तो हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट। किसकी हेल्प से, और ये क्या कहलाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। जो अनदर वे है हमारा वो क्या है, हमारा मैंने अभी आपको बताया चेक है। व्हाट इज चेक, चेक क्या होता है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount from the person's account to the persons। याद रखिए स्पेसिफिक अमाउंट, जो मेन लाइन है वो ये है, स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट। कहाँ से, जो एक पेपर इंस्ट्रक्शन, देखो एक ऐसे पेपर बना होता है जहाँ पे पे लिखा होता है, ठीक है, डेट लिखी होती है, यहाँ पे कितना रुपीस चाहिए वो लिखा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पे साइन करने होते हैं आपको, ठीक। ये हमारा एक चेक है, क्या है हमारा, ये हमारा एक चेक बन के आया है, ठीक है। स्पेसिफिक अमाउंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इन टू द पर्सन, पर्सन का नेम कहाँ पे आएगा, पे की जगह पे आएगा। इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड, यहाँ पे उसका नाम आएगा, और पर्सन अकाउंट यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आएगा। यानी कि ये क्या है, एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग है
द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, बैंक क्या करती है कि स्पेसिफिक अमाउंट पे करती है फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, कहां से, पर्सन के अकाउंट से, टू द पर्सन, किसको, पर्सन को, इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड, जिसके नाम पे चेक बना होता है। मान लीजिए मुझे किसी को चेक देना है तो मैं उसका नेम यहाँ पे लिखूंगी, लेकिन अकाउंट नंबर किसका होगा, मेरा होगा, साइन किसके होंगे, मेरे होंगे, और रुपीस की जगह जो मुझे उससे स्पेसिफिक अमाउंट देना है वो उसको मैं यहाँ पे फिल करूंगी। तो चेक की क्या डेफिनेशन है, चेक, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो 25-30% जो आपका कवर अप करता है 1 मार्क्स एमसीक्यूज, वो डबल बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन, डबल कोइंसिडेंस की डेफिनेशन, मॉनेटरी यूनिट की डेफिनेशन, डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन, चेक की डेफिनेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें से। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेक? चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड, जिसके नाम पे चेक बना होता है। ठीक है, पे जो जिसका नाम होगा, यहाँ पे डेट होगी, रुपीस कितना अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे होगा, अकाउंट नंबर, मान लीजिए मैं अगर किसी को चेक दे रही हूँ तो मेरा अकाउंट होगा, साइन, साइन पे मेरे साइन होंगे। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन और ले लेते हैं हम लोग। मनी एंड क्रेडिट हमारा चैप्टर है जिसमें हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, क्या क्या बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस आती हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, नीड अ लॉट ऑफ टाइम है, बोथ बायर एंड सेलर हैड टू एक्सप्रेस देयर द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मनी ने इन सारे डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या रोल प्ले किया, we can buy anything with the help of money, we can sell anything with the help of money। उसके बाद हमने मेजर ऑफ वैल्यू पढ़ा कि कैसे हम अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी यूनिट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को। उसके बाद हमने पढ़ा है पेपर नोट्स एंड कॉइन। इसके बाद हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में पेपर नोट्स, कॉइन, डिमांड डिपॉजिट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? तो पहला क्या है हमारा पेपर नोट्स, दूसरा क्या है हमारा कॉइन, तीसरा क्या है हमारा डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मनी का अपने लिए कोई यूज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे है, इट इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेकंड क्या था, इट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, इन केस ऑफ इंडिया, एंड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड द करेंसी एंड नोट्स। सेकंड उसके बाद क्या था, नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज in the form of payment in the form of money। फिर थर्ड क्या था, it saves a lot of time and labor। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि डिमांड डिपॉजिट क्या है, कि जो हमारी डे टू डे के एक्सपेंशंस होते हैं उनको छोड़ के जो मनी हमारे पास बचता है वो हम कहाँ डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और अपने डिमांड के अकॉर्डिंग उसको हम विड्रॉ करते हैं। उसके बाद मैंने आपको चेक के बारे में बताया कि क्या है ये, check is a paper instructing the bank to pay specific amount from the person's account to the person whose name the check has been made, जिसके नाम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट हम देते हैं पर्सन के अकाउंट्स में से, किसको देते हैं, उस पर्सन को देते हैं जिसके नाम पे चेक बना होता है। मैंने बताया आपको पे की जगह अगर मैं खुद निकालती तो यहाँ पे मैं सेल्फ लिखूंगी, जितना अमाउंट है वो लिखूंगी और अपना अकाउंट नंबर डालूंगी, साइन करूंगी। अगर मैं किसी दूसरे को दे रही हूँ तो पे की जगह उसका नाम लिखूंगी, कितने रुपीज दिए हैं वो लिखूंगी, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखूंगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, द वर्किंग सिस्टम ऑफ बैंक, द वर्किंग सिस्टम ऑफ बैंक। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बैंक का काम कैसे होता है। ठीक है, पहले देखिए ये है बैंक, ये बैंक है, ठीक है, ये बोरोवर है, ये लेंडर है, ठीक है,
पे इंटरेस्ट। पे इंटरेस्ट और चार्ज इंटरेस्ट। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। देखिए जो वर्किंग सिस्टम ऑफ बैंक का होता है इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट सभी को पता है, ठीक है। मैंने अभी आप लोग डिमांड डिपॉजिट के बारे में बताया था कि अपने डेली एक्सपेंशन को छोड़कर जो भी हमारे पास पैसा बचता है वो हम कहाँ डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और अपने एक्सपेंशन को पूरा करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, बैंक से बोरो करते हैं, उधार भी लेते हैं। तो बैंक का जो वर्किंग सिस्टम है वो क्या है कि जो बोरोवर है उसको वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट, ठीक है। अगर वो आपको मान लीजिए 1 लाख का लोन प्रोवाइड करा रहा है, 1 लाख का आपको बोरो दे रहा है, तो उसमें आपको क्या करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन अगर आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है तो वो क्या करेगा, आपको पे करेगा, क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। भाई लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हैं बैंक में। तो क्यों करते हैं, क्योंकि बैंक उनको क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन अगर हम बैंक से कुछ बोरो करते हैं तो बैंक क्या करती है, चार्ज करती है इंटरेस्ट को। और ये जो बोरो और चार्ज के बीच का डिफरेंस होता है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। ये क्या होता है, मेन सोर्स होता है इनकम ऑफ बैंक। यानी कि बैंक जो हम उधार लेते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करती है और जो जमा करते हैं उस पर हमें, यानी यहां से लिया उसको दिया, ठीक है। एक काउंटर से पैसा लिया डिपॉजिट वाला और दूसरे काउंटर से बोरो वाले को दिया। तो जो काउंटर से पैसा लिया डिपॉजिट करने के लिए उस पर तो चार्ज दिया, मतलब कि पे किया, इंटरेस्ट पे किया। और जहां हमने दूसरे काउंटर से बोरो के लिए दिया, ठीक है, उधार के लिए दिया, तो उस पर हमने क्या किया, इंटरेस्ट जो है चार्ज किया। तो पे एंड चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होता है, इट इज द मेन सोर्स इनकम ऑफ द बैंक। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू वेरी मच।